गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग यार। कैसे हो आप सभी लोग? यार थोड़ा सा इस इवेंट में लोचा है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं काफ़ी देर से ट्राई कर रहा हूँ, बट इवेंट यहाँ से चल भी रहा है एक सिस्टम से, बट दूसरे सिस्टम में दिखा नहीं रहा। चलिए कोई बात नहीं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक बार शेयर कर दो बाकियों के पास में, ताकि सबको पता चल जाए कि मैं आ चुका हूँ। एक बार शेयर कर दो गाइस प्लीज़। मैं एकदम अच्छा हूँ यार, आप लोग अच्छे रहो, घर पे रहो। कोरोना बहुत बढ़ रहा है, बहुत फैल रहा है, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त केस जो हैं वो कोरोना के देखने को मिल रहे हैं। मतलब इतनी उछाल जो है, जो सेकंड वेव है ना ये कोरोना की, ये फर्स्ट वेव से भी क्या आपकी खतरनाक है। तो बस मेरा यही सुझाव है, घर पे रहो। इसी बीच आपका दोस्तों अगला पार्ट हम कर रहे हैं फैक्टर कंट्रोलिंग द टेम्परेचर, और मैं यहाँ पर जो करूँगा, टुडे वी आर गोइंग टू डू द पार्ट 2, ठीक है। कल ऑलरेडी हम एक क्लास कर चुके हैं, इससे पहले सेशन में फ्राइडे को हमने क्लास की थी, जिस पे हमने बात की थी किसके बारे में? फैक्टर अफेक्टिंग टेम्परेचर। वो कौन से फैक्टर हैं जो तापमान को प्रभावित करते हैं, पहली क्लास हमने की थी। आज हम दूसरी क्लास की बात करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर, इसलिए बहुत ध्यान से और बहुत आराम से हमें इसको करना है दोस्तों। एक बार टेम्परेचर हो जाएगा ना, बाकी चीज़ें अपने आराम से हो जाएगी, बाकी चीज़ों में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएंगी। एंड दोस्तों ये अपने 4 चैनल है यार, ज्योग्राफी 101, यूपीएससी 101, करंट अफेयर 101, एनसीईआरटी 101। आप इन चारों चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब ऑल दिस चैनल्स, ताकि आपको यूपीएससी से संबंधित सारी अपडेट जो है वो लगातार मिलती रहे। बड़ा कुछ करने वाला हूं मैं दोस्तों इस चैनल के ऊपर में, तो बस रिक्वेस्ट है आपसे कि फटाफट से ज्योग्राफी के और इसके चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो। मैं अनअकैडमी की ऐप पर भी हूं दोस्तों। अनअकैडमी की ऐप पर अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे से क्या कर सकते हैं, मुझे सुमित कुमार के नाम से आप लोग मुझे फाइंड कर सकते हैं, मुझे सर्च कर सकते हैं। सुमित कुमार के नाम से मैं आपको मिल जाऊंगा ऐप के ऊपर। गाइज आप मेरे साथ क्विज कर सकते हो, मेरे साथ स्पेशल क्लास और प्लस कोर्स। स्पेशल क्लास मेरी जो है अभी वो 10 बजे लगी हुई है, 10 PM पे लगी हुई है, मतलब इसके जस्ट बाद हम 10 बजे हम अपनी स्पेशल क्लास स्टार्ट कर देंगे। और प्लस कोर्स जो है अपने वो चल रहे हैं, तो आप मेरे साथ दोनों ही चीज़ें ज्वाइन कर सकते हो बाय यूजिंग द कोड सुमित10। याद रखिएगा मेरा कोड जो है वो सुमित10 है। और आपको पता होगा दोस्तों अनअकैडमी की तरफ से 20 किताबें का जो पैकेज है वो आपको फ्री दिया जा रहा है टिल द 28th ऑफ अप्रैल। 28 अप्रैल तक ये पैकेज आपको क्या मिल रहा है दोस्तों, फ्री मिल रहा है। सो कोई भी बच्चा जिसने मिस कर दिया हो या जिसको लेना हो दोस्तों, अभी भी आपके पास टाइम है। यू कैन सब्सक्राइब द अनअकैडमी बाय 28th ऑफ अप्रैल, और जब 28 अप्रैल तक आप करोगे तो 20 किताबें जिनकी प्राइस है 10,000 रुपए आपको फ्री मिलेगी। साथ ही साथ दोस्तों अनअकैडमी का मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर 1 साल के ऊपर दोस्तों आपको 4 मंथ का क्या मिल रहा है, सब्सक्रिप्शन। और दोस्तों आज के टाइम में सबसे बेस्ट है, कोरोना के चलते हैं दोस्तों सभी एग्जाम आपके डिले हो रहे हैं। यूपीएससी का इंटरव्यू डिले हो गया है, पोस्टपोन हो गया है। यूपीएससी का ईपीएफओ का एग्जाम पोस्टपोन हो गया है दोस्तों। तो मुझे लग रहा है कि पक्की उम्मीद है, मुझे पक्की संभावना है कि आपका जो यूपीएससी का प्री का एग्जाम है, अगर चीज़ें ऐसी ही रही, अगर हालात कंट्रोल में नहीं आए, वैक्सीनेशन अगर प्रॉपर जल्दी से नहीं किया गया, तो मुझे लगता नहीं आपके जून के अंदर में एग्जाम आपके हो पाएंगे, ठीक है। बाकी मैं अभी आश्वस्त हूँ कि शायद यूपीएससी आपके एग्जाम कंडक्ट कर लेगा। तो ऐसे में दोस्तों ये ऑफर जो है इसका वैल्यू और भी बढ़ जाता है कि अगर आपका पेपर पोस्टपोन होता है तो आप प्रीलिम्स तक कवर्ड हो, ठीक है। आप कब तक कवर हो दोस्तों, प्रीलिम्स तक कवर हो। कभी भी हो आपका 2022 का प्रीलिम्स, अगर आप 1 साल का सब्सक्राइब करते हो तो वहां तक आप क्या हो दोस्तों, कवर्ड हो। यहां पर भी आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं सुमित10। सबसे अच्छी बात क्या है दोस्तों, ईएमआई विदाउट क्रेडिट कार्ड, ठीक है, ईएमआई विदाउट क्रेडिट कार्ड। तो सभी बच्चे जो हैं वो ईएमआई विदाउट क्रेडिट कार्ड से भी अब सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आपको कोई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना, आप डायरेक्ट जो है अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और इसमें भी कोड क्या रहेगा दोस्तों, सुमित10। लास्ट क्लास में हमारी बात हुई थी दोस्तों, व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग द टेम्परेचर। तापमान क्या होता है, मैंने आपको बताया था, डिग्री ऑफ हॉटनेस इज नोन एज टेम्परेचर। दूसरी मेरे पास चीज होती थी हीट। हीट क्या थी दोस्तों, पहला था डिग्री ऑफ हॉटनेस और दूसरा है मैनिफेस्टेशन ऑफ द एनर्जी, है ना। हीट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज प्रेजेंट इनटू द सिस्टम, एंड टेम्परेचर जो है इट रिप्रेजेंट दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी, कि उसमें कितना एनर्जी आपका उपस्थित है। लास्ट क्लास में बात हुई थी। नाउ अब मैं बात कर रहा हूं दोस्तों कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसको प्रभावित करते हैं, विच अफेक्ट्स द टेम्परेचर।
तापमान को प्रभावित करने वाले मेरे पास बहुत सारे कारक हैं और उनमें पहला कारक जो है दोस्तों वो है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड को मैंने बताया था क्या बोलते हैं हम दोस्तों, अक्षांश। लास्ट क्लास में बात हुई थी ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड को हम क्या बोलते हैं, ऊंचाई। लास्ट क्लास में हमारी बात हुई थी दोनों के ऊपर। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि क्या करता है, व्हेनेवर वी मूव फ्रॉम लोअर ऑल्टीट्यूड, जब हम भाई निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की तरफ जाते हैं, व्हेनेवर वी मूव फ्रॉम लोअर ऑल्टीट्यूड टू हायर ऑल्टीट्यूड, भाई जब हम निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाते हैं तो क्या होता है दोस्तों बताओ, टेम्परेचर पर क्या प्रभाव आता है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन टेम्परेचर, आपको बताना है मुझे। दूसरा ऑल्टीट्यूड की हम जब बात करते हैं तो व्हेनेवर वी मूव फ्रॉम लोअर ऑल्टीट्यूड टू हायर ऑल्टीट्यूड, जब मैं लोअर ऑल्टीट्यूड से कहां जाता हूं दोस्तों, हायर ऑल्टीट्यूड के ऊपर जाता हूं, ठीक है। तो आपको बताना है दोस्तों टेम्परेचर पर क्या प्रभाव आता है दोस्तों, टेम्परेचर अगेन आपका, ये हमने दोनों बातें की थी, आप लोगों ने बताया भी था और साथ साथ में मैंने उसको एक्सप्लेन भी किया था बाकायदा अच्छे तरीके से कि दोनों ही केस में तापमान क्या होता है, डिक्रीज होता है। इस केस में भी तापमान डिक्रीज, इस केस में भी तापमान डिक्रीज होता है। आज एक डिटेल स्टडी करनी है हमें किस बारे में, अबाउट द डिफरेंशियल बिहेवियर ऑफ द अर्थ, ठीक है। सूर्य की लाइट पृथ्वी पर पड़ती है लेकिन पृथ्वी जो है वो बहुत बड़ी है और अलग अलग जगह पे अगर मैं सरफेस ऑफ अर्थ की बात करूं तो हमारी जो सरफेस है, हमारा जो धरातल है वो भी अलग अलग प्रकार का है, ठीक है। जो हमारा भूभाग है वो भी अलग अलग प्रकार का है। कहीं पर आप देखोगे तो आपको समुद्र मिलता है, कहीं पर आपको स्थल मिलता है। ज़मीन पे भी अगर मैं बात करूं आपको तो कहीं पर आपको पानी मिलता है जो हमने ऑलरेडी बताई दिया, कहीं पर आपको भूभाग मिलते हैं, कहीं पर आपको पर्वत मिलते हैं, कहीं पर आपको पठार मिलते हैं, कहीं पर आपको रेतीला डेजर्ट मिलता है तो कहीं पर आपको बर्फीले मैदान मिलते हैं। आप देखोगे तो पृथ्वी पर बहुत सारी भिन्नताएं हैं और इन भिन्नताओं की वजह से दोस्तों जो आपका तापमान है वो प्रभावित होता है। एक ऐसा इलाका जिसकी क्वालिटी कुछ और हो, जैसे अगर मैं बात करता हूँ भाई आपका बर्फ से ढका हुआ मैदान है, कोई भी बर्फ से ढका हुआ मैदान है अगर होगा, जैसे पोल्स है, पोलर आइस कैप जो है, वहाँ पे तापमान तो जाता है सन का, ठीक है, लेकिन बर्फ जो होती है उससे टकरा के ज़्यादातर सनलाइट वापस चली जाती है। 90% प्रकाश को बर्फ जो है वापस भेज देती है, बर्फ से टकराकर 90% प्रकाश आपका वापस चला जाता है। अगर वहाँ पर पॉल्यूशन नहीं है तो बर्फ का कलर बिल्कुल वाइट है, तो इसको हम बोलते हैं एल्बिडो, अभी बताऊंगा मैं उसको। तो ऐसे में अगर सन की लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा तो उससे क्या होगा दोस्तों, उससे तापमान गर्म हो ही नहीं पाएगा, टेम्परेचर बढ़ ही नहीं पाएगा, है ना। तो इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, तापमान पर निर्भर करता है दोस्तों, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं, हम कहते हैं सर सतह जो है, धरातल जो है, भूमि जो है गर्मियों में ज़्यादा गर्म हो जाती है, गर्मियों में रेत के ऊपर पैर रख के देखना बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, ठीक है, या किसी भी ठोस सतह पे अब पैर रख के देखना तुरंत बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। लेकिन दूसरी ओर अगर मैं बात करूं आपका वाटर बॉडी के अंदर, पानी के अंदर मैं बात करूं तो वो पानी जो है वो ज़्यादा गर्म नहीं हो पाता। इसके भी पीछे कारण है स्पेसिफिक हीट, ट्रांसपेरेंसी, बहुत सारी चीज़ें, इवेपोरेशन। पानी के ऊपर जो है तापमान आपका नहीं बढ़ पाता, क्यों, क्योंकि पानी की उस सतह से ज़्यादा पानी जो है वाष्पीकरण ज़्यादा होता है। जब पानी भाप बन के उड़ता है तो क्या होता है, वो जो पानी भाप बन के उड़ता है वो एटमॉस्फेयर की बहुत सारी एनर्जी को अवशोषित करके तभी तो भाप बनेगा, है ना, तभी तो वो भाप बनेगा। तो ऐसी प्रक्रिया में दोस्तों क्या होता है, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है विच इज रिक्वायर्ड टू हीट अप द एटमॉस्फेयर वो आपकी डिक्रीज हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं दोस्तों, देयर आर मल्टीट्यूड्स ऑफ द फैक्टर्स जिनकी वजह से तापमान प्रभावित होता है। मैं मान रहा हूं दोस्तों थोड़ा सा आपको और लगेगा, थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, बट दिस इज व्हाट यू वांट टू लर्न फ्रॉम मी। आप यही वो चीज़ है जो आप सीखना चाहते हो, यही वो डिफिकल्ट पार्ट है जो आपको कहीं नहीं मिल रहा, यही वो पार्ट है जिसके लिए बार बार आप मुझे मेल और मैसेज करते हो, यही वो पार्ट है जो बच्चे जो हैं जनरली वाईफाई स्टडी वाला चैनल जो है अकेडमी यूपीएससी, यहाँ पर इंसोलेशन तक पढ़ते हैं, उसके बाद मेरे को मेल कर देते हैं कि सर आगे कहाँ है, तो आगे का यहाँ है दोस्तों, ये हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग, यही वो पार्ट है दोस्तों जो हम क्या कर रहे हैं, आपका डिस्कस कर रहे हैं, जो आपके साथ में मैं पढ़ रहा हूँ। सो गाइस, फैक्टर अफेक्टिंग टेम्परेचर, आप समझिए तापमान को प्रभावित करने वाले कारक। तो मैं आपको आज बताऊंगा डिफरेंशियल बिहेवियर ऑफ द अर्थ सरफेस। पृथ्वी की जो सतह है वो कई प्रकार की है और कई प्रकार की सतह अलग अलग तरीके से बिहेव करती है और उस अलग अलग बिहेवियर की वजह से दोस्तों अलग अलग प्रभाव आते हैं। उन्हीं के बारे में हम क्या करेंगे दोस्तों, आज चर्चा करेंगे। सो सबसे पहला इसके अंदर, इसके बाद ओशन करंट बताऊंगा कि ओशन करंट का तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। भाई एक ओशन करंट अगर गर्म है तो उस इलाके का तापमान क्या हो जाएगा, गर्म, और ओशन करंट अगर ठंडा है तो उस इलाके का तापमान क्या होगा, ठंडा। तो ये बहुत सिंपल सी बात है। अगला है विंड। विंड की बात सिंपल है दोस्तों, अगर किसी इलाके से ठंडी हवा चलेगी तो तापमान गिर जाएगा और गर्म हवा चलेगी तो तापमान बढ़ जाएगा। विंड का बिल्कुल सिंपल सा है। क्लाउडीनेस, अगर बादल ज्यादा होंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है, बादल ज्यादा होंगे, आसमान में बादल ज्यादा है, तो आसमान में बादल अगर ज्यादा होंगे तो सूर्य की लाइट जैसे ही बादल की ऊपरी सतह से टकराएगी, टकरा के वापस एक एक करके
करके पढ़ाऊंगा, आप कंफ्यूज मत होइए। आपको जब मैं ऐसे बताऊंगा तो सारा एक जैसा लगेगा, लेकिन जब आप पढ़ने बैठेंगे तो सब कुछ दिमाग से बाहर, आपके दिमाग में कुछ भी नहीं आएगा, आपको लगेगा कि यार ये कैसी बकवास हो गई, ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए गाइस मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा जो आपका विवेक है वो मुझे यहाँ चाहिए, ताकि मैं उसके साथ में ही आपको आगे लेके चल सकता हूँ। सो पहले बात करते हैं डिफरेंशियल बिहेवियर ऑफ द अर्थ सरफेस, ठीक है। चलिए, डिफरेंशियल बिहेवियर ऑफ अर्थ सरफेस की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी मैं बात कर रहा हूं। तो डिफरेंशियल बिहेवियर ऑफ द अर्थ सरफेस, इसमें आपको देखना पड़ेगा। अब इसमें कई प्रकार के अंतर आ जाते हैं। कई बार क्या होता है, हमारे पास अलग अलग सतह होती हैं, हमारे पास अलग अलग सतह होती हैं जिसकी एल्बिडो अलग अलग होती है। एल्बिडो क्या होती है अभी बताऊंगा मैं, एल्बिडो क्या होती है अभी बताऊंगा। तो कई बार क्या होता है, हमारे पास दो अलग अलग सतह होती हैं, सरफेस होती है जिनकी एल्बिडो अलग अलग होती है। जैसे एक तो एरिया विच इज कवर्ड विद द आइस, और एक जो होता है वो रॉकी पार्ट होता है, हार्ड रॉकी सरफेस, ठीक है, या सॉइल वाला पार्ट होता है। अब होगा क्या कि जो आइस है ना, बर्फ की एल्बिडो क्या होती है दोस्तों, हाई होती है। तो ये ज्यादा मात्रा में क्या कर देगी, रिफ्लेक्टेंस। तो जब ज्यादा मात्रा में सूर्य का प्रकाश वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा, अब याद रखो हर चीज आपस में कनेक्टेड है। सूरज की लाइट आ रही है, तापमान कब बढ़ेगा, जब उसका एब्जॉर्प्शन होता है। सिर्फ याद रखना, एब्जॉर्प्शन से ही जो टेम्परेचर है या जो इंसोलेशन है वो कन्वर्ट होता है हीट एनर्जी के अंदर। एब्जॉर्प्शन के अलावा कुछ भी हो रहा है, डिफरेंशिएशन, डिफ्यूजन, डिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, कुछ भी हो रहा हो, ठीक है, उसमें तापमान नहीं बढ़ता, तापमान का बदलाव नहीं आता। तापमान सिर्फ और सिर्फ कब बढ़ता है दोस्तों, एब्जॉर्प्शन के अंदर। पहले एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब के बाद कंडक्शन होगा, संचालन होगा, और संचालन के बाद में संवहन होगा, कन्वेक्शन होगा। तीन ही केस ऐसे हैं जिसमें हमारा एटमॉस्फेयर गर्म होता है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि आइस जो है वो रिफ्लेक्ट कर देगी। अभी एक एक करके पढ़ेंगे। तो डिफरेंस इन द एल्बिडो इज द फर्स्ट पार्ट। उसके बाद दोस्तों हमारे पास ऐसी सी सरफेस होती है, जमीन पे कई सतह ऐसी हैं जिनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग अलग होती है। इसका भी उदाहरण है मेरे पास। जैसे एक तो मैं बोल दूं लैंड सरफेस, और दूसरा मैं बोल दूं ओशियन, सतह, पानी की सतह। पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज 5 टाइम्स ग्रेटर देन द सॉइल। मिट्टी के मुकाबले पानी जो है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 5 गुना ज़्यादा होती है। मतलब अगर आप पानी को गर्म करोगे तो आप जितनी अमाउंट में हीट एक मिट्टी या ज़मीन का किसी सॉलिड चीज़ का तापमान बढ़ाने के लिए जितनी हीट चाहिए ना, पानी को उससे 5 गुना ज़्यादा चाहिए। तो इसलिए पानी जल्दी से ना गर्म होता है ना ही ठंडा होता है। तो ऑब्वियस बात है, ऐसे इलाके जो पानी के आसपास होंगे वो ना ज़्यादा गर्म होंगे ना ज़्यादा ठंडे। इसी के साथ साथ बात करूँगा डिफरेंस इन थर्मल कंडक्टिविटी। कई बार क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी का भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ सर, एक तो मेरे पास हार्ड रॉक की सरफेस है या मेरे पास कठोर सतह है, ठीक है। दूसरी ओर मेरे पास डेजर्ट सैंड्स हैं, लूज सैंड है, मिट्टी है। अब जो मिट्टी लूज होती है ना, जैसे डेजर्ट वाली मिट्टी है, तो मिट्टी जब लूज होती है ना, लूज पड़ी होती है, तो क्या होता है, उसके बीच का गैप ज़्यादा होता है। तो सॉइल के अंदर में जो कंडक्टिविटी है तापमान की, जो कंडक्शन है, संचालन है, वो नहीं हो पाता। सॉइल इज अ पुअर कंडक्टर, ठीक है, जब वो डेजर्ट फॉर्म में पड़ी होती है। तो इसीलिए बस कुछ ही सतह जो टॉप लेयर है वही गर्म हो पाती है, वो तो जलने लग जाती है। लेकिन दूसरी ओर अगर मैं बात करूं, ऐसी मिट्टी जो टाइटली बाउंडेड है या ऐसी सतह जो टाइटली बाउंडेड है, कॉन्क्रीट सरफेस, वो क्या होती है, ज़्यादा गर्म हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर में हीट का क्या होता है, कंडक्शन, थर्मल कंडक्टिविटी। इसी प्रकार से आगे बढ़ूंगा मैं दोस्तों, डिफरेंस इन ट्रांसपेरेंसी। अब एक बात बताओ यार, इसके बारे में भी समझना पड़ेगा हमें। एक तो समुद्र है, अब समुद्र में भी उतनी ही लाइट पड़ती है और धरती पे भी उतनी ही लाइट पड़ती है। लेकिन धरती पे जो लाइट पड़ती है तो धरती की सतह क्या ओपेक, अपारदर्शी है। तो वो जो सूर्य की लाइट है वो सिर्फ पृथ्वी की ऊपरी सतह में कुछ सेंटीमीटर तक ही कंसंट्रेट हो जाती है, वही सतह गर्म हो पाती है। लेकिन पानी में वो लाइट क्या होती है, अंदर तक जाती है दोस्तों। ट्रांसपेरेंसी क्या है, ज़्यादा। तो वो क्या करता है, पानी की ज़्यादा लेयर को गर्म करता है, और इधर आपकी सिर्फ कुछ ही लेयर गर्म हो पाती है। तो ये दिस इज ऑल्सो वन डिफरेंस, ये भी एक बड़ा फर्क है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ डिफरेंस इन इवेपोरेशन, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, भाई महासागर जो होता है, महाद्वीप जो महासागर होते हैं या जो सागर होते हैं, उनकी सतह से वाष्पीकरण ज़्यादा होता है, इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, ठीक है। वाष्पीकरण क्या होता है, ज़्यादा, एंड इवेपोरेशन ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर एटमॉस्फेयर की हीटिंग के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट है वो कम बचता है। लेकिन दूसरी ओर जब मैं सतह पे बात करता हूँ, जब मैं आपके महाद्वीप पे बात करता हूँ, वहाँ पानी कम है। तो पानी कम है तो वहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ज़्यादा अमाउंट में हीट बचता है एटमॉस्फेयर की कूलिंग के लिए, क्योंकि वहाँ पर वाष्पीकरण क्या होता है, कम। डेजर्ट एरिया की बात कर लो, डेजर्ट में पानी नहीं है तो पानी वाष्प बनेगा नहीं, और जब पानी वाष्प बनेगा नहीं तो हीट एब्जॉर्प्शन होगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा मात्रा में हमारे पास हीट बच जाती है। तो ऐसे इलाके में तापमान भी क्या होगा, आपको ज़्यादा मिलेगा। बस थोड़ा थोड़ा आपको दिमाग लगाना है दोस्तों। आप जब दिमाग लगाएंगे सारी चीज़ें अपने आप सॉल्व हो
जाएंगी। सबसे पहले जो मैं बात करना चाहता हूं, मैं एल्बिडो के बारे में बात करना चाहता हूं। व्हाट एग्जैक्टली द एल्बिडो इज, एल्बिडो क्या होती है? पहले मेरी तरफ ध्यान दो, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, चिंता मत करो, पहले मेरी तरफ ध्यान दो, इसकी तरफ इसको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। होता क्या है, सूर्य की लाइट आती है, सन की लाइट आती है। अब जब सन की लाइट आती है ना, तो इसका कुछ भाग जो है, बहुत सारी ऐसी हमारे पास सतह होती है, सरफेस होती है, जो सूर्य की लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है, जैसे बादलों से। मैंने आपको बताया था, कभी प्लेन में आप बैठो तो देखना, जब आप ऊपर से देखते हो तो बादलों की जो ऊपर की सतह है बहुत वाइट दिखती है, ब्रिलियंट कलर की दिखती है। उसका रीजन क्या पता है? सन की लाइट उससे टकराती है, बादलों से टकरा के वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। सो इसलिए बहुत ब्राइट कलर के वो दिखाई देते हैं, सफेद कलर के हैं ना, है ना। सो वो चमकते हैं, इसी वजह से ऊपर की टॉप लेयर उनकी चमकती है। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं यही बताना चाह रहा हूं कि किसी भी सतह की वो क्षमता जिससे कि वो सूर्य के प्रकाश को वापस रिफ्लेक्ट कर देता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एल्बिडो। आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? एल्बिडो क्या होता है दोस्तों? हाँ, तो स्वीटी सिंह, आपने पिछली क्लास में इससे पहले की मैं पूछा था, आज पढ़ रहे हो, कौन सा फर्क आ गया? इससे पहले आप पूछ भी रहे थे तो भी आज पता चल गया ना आपको, या आपको पहले बताना चाहिए था मुझे? आप ये कह रही हैं कि मुझे आज नहीं बताना चाहिए था, मुझे इससे पहले बता देना चाहिए था आपसे, आप ऐसा कुछ कहना चाह रही हैं? तो मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे कि मैंने पहले नहीं बताया आपको, मुझे आपको पहले, सबसे पहले आपको बता देना चाहिए था, है ना। So albedo is the portion of solar energy reflected from the surface of the earth back into the space। जब सूर्य की लाइट पड़ती है ना, मान के चलो, मैं मान के चलता हूँ 100 यूनिट आ रही है, सपोज मैं कहता हूँ बर्फ पे गिरी, नीचे आइस है, तो आइस कह रहा है कि हम 90 यूनिट क्या कर देते हैं? वापस कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि आइट की जो बर्फ है ना, आइस की जो रिफ्लेक्टिविटी एल्बिडो ज़्यादा होती है। एल्बिडो मतलब वो क्षमता जिससे कि वो सूर्य की इनकमिंग सोलर रेडिएशन को वापस एनवायरनमेंट में भेज दे। मैं कह रहा हूँ 100 यूनिट मेरे पास आ रही थी, लेकिन बर्फ की क्षमता इतनी है कि वो 90 यूनिट को क्या कर देगी? रिफ्लेक्ट। बची कितनी? सिर्फ यहाँ पे 10 यूनिट। इस 10 यूनिट का क्या होगा दोस्तों? ये 10 यूनिट ही बर्फ के पास है, और इससे क्या होगा दोस्तों? वार्मिंग होगी, गर्मी होगी, तो बर्फ थोड़ी थोड़ी क्या होगी? पिघलेगी, ठीक है। अब बर्फ की तो एल्बिडो ज़्यादा ही होती है, लेकिन आपने केस सुना है पॉल्यूशन, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, ब्लैक कार्बन का नाम सुना है भाई? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ब्लैक कार्बन बन रहा है। ये ब्लैक कार्बन आपकी जो पोलर आइस कैप है, जो आपकी ध्रुवों की बर्फ है ना, उसके ऊपर जाके बैठ जाता है। अभी जो ब्लैक कार्बन होता है, जनरली बर्फ की एल्बिडो क्या होती है? ज़्यादा। 100 यूनिट आई, उसने 90 यूनिट को वापस भेज दिया, सिर्फ 10 यूनिट बची। अब इस 10 यूनिट से ही वो गर्मी बनेगी, तापमान बढ़ेगा, सिर्फ कितनी यूनिट से? 10 यूनिट से। लेकिन अगर मैं ऐसा कर दूं कि रिफ्लेक्ट सिर्फ 10 यूनिट और 90 यूनिट नीचे बच जाए, तो तापमान क्या होगा? ज़्यादा बढ़ेगा। भाई पोल ठंडे क्यों रहते हैं, ध्रुव ठंडे क्यों रहते हैं? क्योंकि वहां जो लाइट आती है उसका 90% भाग जो बर्फ से टकराकर वापिस चला जाता है, ठीक है। उसका एटमॉस्फेयर की हीटिंग में, बर्फ की हीटिंग में कोई रोल नहीं होता, क्योंकि वो तो टकरा के वापिस चला गया ना, रिफ्लेक्ट हो गया। बच गया जो अमाउंट, वो क्या करेगा? वहां पे वार्मिंग इफेक्ट पैदा करेगा। आर यू क्लियर अबाउट दिस? इसके बारे में क्लियर है? सो इसको हम बोलते हैं एल्बिडो। एल्बिडो इज द टोटल, एल्बिडो इज द कैपेसिटी ऑफ एनी सरफेस, कि वो कितना अमाउंट में वापस रिफ्लेक्ट कर देता है। जैसे अगर मैं बोलूं किसी सतह की एल्बिडो 90% है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 100% उस पर आ रहा है तो 90% वो क्या कर दे रही है? रिफ्लेक्ट। किसी की एल्बिडो 80% है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर 100% उसको लाइट मिल रही है तो वो 80% क्या कर दे रही है? रिफ्लेक्ट कर रही है। उसको हम बोलते हैं एल्बिडो। सो एल्बिडो इज द पोर्शन ऑफ सोलर एनर्जी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ बैक इनटू द स्पेस। किसी सतह से टकराकर कितना प्रकाश वायुमंडल में वापस चला जाता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं? एल्बिडो बोल देते हैं, ठीक है। अब आप पूछोगे सर कि एल्बिडो का हमारे तापमान से क्या लेना देना? अरे आपको एक बात तो पता है मैं पढ़ा क्या रहा हूं? मैं क्या पढ़ा रहा हूं? मैं टेम्परेचर पढ़ा रहा हूं, ठीक है। मैं टेम्परेचर में क्या पढ़ा रहा हूं? मैं टेम्परेचर में पढ़ा रहा हूं सर फैक्टर अफेक्टिंग टेम्परेचर, तापमान को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग टेम्परेचर। अच्छा मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? मेरे दिमाग में खड्डा है भाई, मैं क्यों पढ़ा रहा हूं इसको? बिकॉज टेम्परेचर जो है ना, ये सबसे मुख्य रूप से किसको प्रभावित कर रहा है? क्लाइमेट को। और अपना टॉपिक ही क्या है दोस्तों? व्हाट इज अवर टॉपिक? द टॉपिक इज द क्लाइमेटोलॉजी। हम तो क्लाइमेट ही पढ़ रहे हैं। अब क्लाइमेट का मेन पार्ट है तापमान, और तापमान इन चीजों से हो रहा है प्रभावित, तो हमें पढ़ना पड़ेगा। अब हमने एक चीज पढ़ी है सर अभी एल्बिडो। एल्बिडो का मतलब क्या हुआ? एल्बिडो का मतलब वो अमाउंट, ठीक है, कोई सतह, कोई भी सरफेस है, ये मेरे पास सरफेस है, सतह है,
ये कह रहा है कि अल्बीडो का मतलब क्या होता है, अगर किसी भी सतह की मैं बात कर लूं तो ये सतह पे अगर सूरज की लाइट पड़ती है, इसको बोलते हैं हम इंसोलेशन, ठीक है, क्या बोलते हैं, इंसोलेशन। मान के चलता हूं मैं 100 यूनिट आ रही थी, तो जितना यूनिट ये वापस बढ़ा देगा, ठीक है, मान के चलो x यूनिट कर देगा, ठीक है, x यूनिट कर देगा, तो इसकी एल्बिडो कितनी हो जाएगी दोस्तों, इसकी एल्बिडो हो जाएगी x। क्या एल्बिडो हो जाएगी, x। जितनी एल्बिडो ज्यादा होगी उतना ही क्या होगा, प्रभाव ज्यादा। मान के चलते हैं मेरे पास एक सरफेस थी जिसको मैंने बोल दिया सरफेस A, और एक मेरे पास सरफेस थी जिसको मैंने बोल दिया सरफेस B, ठीक है। सरफेस A जो है इसकी एल्बिडो थी मान लो 10 और इसकी एल्बिडो है मान लो 20, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि ये 10 यूनिट को क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी आउट ऑफ 100, और ये कितनी यूनिट को रिफ्लेक्ट करेगी, ये 20 यूनिट को रिफ्लेक्ट करेगी आउट ऑफ 100। तो एटमॉस्फेयर हीटिंग के लिए यहां पर कितना बच गया, यहां पर 90 यूनिट बच गया, और यहां पर कितना बच गया दोस्तों, 80 यूनिट बच गया। तो बताओ तापमान किसका ज्यादा गर्म होगा, सरफेस ए ज्यादा गर्म होगी या सरफेस बी ज्यादा गर्म होगी? आप समझदार हो, जल्दी बताओ मुझे, सरफेस ए ज्यादा गर्म होगी या सरफेस बी ज्यादा गर्म होगी? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बड़े लेट आते हो आप लोग, ठीक है, बड़े लेट आते हो। और देखो जो सुबह, ठीक है, सुबह आप अच्छी संख्या में थे, अच्छी अमाउंट में थे, परंतु जो इस समय का जो लेवल है, मतलब सुबह मॉर्निंग में 600 के आसपास होते हो अच्छा लगता है, लेकिन इस समय जो आपका पार्टिसिपेशन है ना वो मुझे उदास करता है। ज्योग्राफी में अगर इस लेवल का आपका पार्टिसिपेशन रहता है ना, ज्योग्राफी में नंबर अधिक, मैं ऐसा मानता हूँ कि आपका नंबर ज्योग्राफी में अधिक होना चाहिए। वैसे तो आप चिल्ला चिल्ला के बोल देते हो, मेल करते रहते हो, सर क्लाइमेटोलॉजी कब आएगा, सर अब आ रहा है, अब तुम पढ़ते नहीं हो यार। और ये नंबर जो है, ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो बाद में देखेंगे इस वीडियो को, मैं इनके लिए नहीं बोल रहा जो अभी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। आज 18 तारीख है ना, आज है भाई, 18 अप्रैल को जिस बच्चे ने वीडियो देखी है रात को 9:45 पे जो मेरे साथ है, मैं उसके लिए बात नहीं बोल रहा, मैं उसके लिए बात बोल रहा हूँ जो 10 बजे के बाद इस वीडियो को देखेगा, या कल देखेगा, परसों देखेगा, 1 महीने में देखेगा, 1 साल में देखेगा, ठीक है। ऐसी चीज़ों से एनकरेजमेंट नहीं मिलती यार। आप अच्छी मात्रा में आओ, आप चाहते हो एक अच्छी ज्योग्राफी आपको पढ़ाई जाए, आई एम ट्राइंग टू डू दैट। आपको पता है एक एल्बिडो को एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं पिछले इतनी देर से, सिर्फ एल्बिडो को, ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट है एल्बिडो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। आप बताइए इसमें से, आप ये बताइए गाइज, इसमें ये बता, चलो 19 अप्रैल मान लो, ठीक है, आज 19 है, ठीक है 19 मान लो, अरे 19 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। सरफेस ए ज़्यादा गर्म होगी या सरफेस बी ज़्यादा गर्म होगी, बताओ? सरफेस ए ज़्यादा गर्म होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ गर्म करने के लिए कितनी यूनिट है, 90 यूनिट है। आप दोबारा से समझना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से समझना, फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ। मेरे पास 2 सरफेस है, ठीक है, मेरे पास ये पहली सरफेस थी, ए सरफेस है, और ये मेरे पास बी सरफेस है। मैंने क्या बताया अभी, मैंने कुछ ऐसा समझाया बच्चों, एल्बिडो एक क्षमता होती है किसी भी सरफेस की, हर एक सरफेस की कैपेसिटी होती है क्या, कि उनसे टकरा कर कुछ सनलाइट वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। भैया आया, इससे टकराकर कुछ सनलाइट क्या होगी, डायरेक्ट रिफ्लेक्ट, क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट। मैंने आपको बताया था जब भी कोई चीज रिफ्लेक्ट होती है, जब भी कोई रिफ्लेक्ट होती है तो इसका हीटिंग के अंदर रोल क्या हो जाता है, हीटिंग के अंदर का रोल इसका 0। ऐसे ही नहीं आएगी भाई समझ में, ऐसे ही मैं बार बार थोड़ी ना बोल रहा हूं कि एक एक टर्म, मैं जब भी पढ़ा रहा था तब मैं बार बार कंडक्शन पे बात कर रहा था, मैं बार बार बात कर रहा था रिफ्लेक्टेंस क्या होता है, मैं बार बार कह रहा था एब्जॉर्प्शन क्या होता है। तुम सोचे सर बेवकूफ हो गए, है ना, आपने सोचा सर बेवकूफ हो गए हैं, सर इतनी बार बार इन चीज़ों की बात, और अभी भी आपको ऐसा ही लग रहा होगा कि इतनी छोटी सी बात पर सर इतना जोर क्यों दे रहे हैं, आगे क्यों नहीं बढ़ रहे, हमारा सिलेबस कब खत्म होगा, ये तो सर हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, है ना, ऐसा लग रहा होगा ना। बट गाइज समझिए मेरी बात, मैं जोर इसलिए दे रहा हूँ, आपके समय से ज़्यादा मेरा समय ज़्यादा कीमती है, ठीक है। बट स्टिल मुझे पता है कि जब तक चीज़ें आपको समझ नहीं आएगी आगे बढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, मैंने बोला 100 यूनिट आ रही है मेरे पास, कितनी आ रही है, 100 यूनिट। मैं कह रहा हूँ 80 यूनिट रिफ्लेक्ट होगी मेरे पास, बची कितनी एटमॉस्फेयर हीटिंग के लिए, 20 यूनिट। इसमें मैं क्या कह रहा हूँ, 100 यूनिट आ रही है मेरे पास, और रिफ्लेक्ट कितनी होगी, 90 यूनिट, ठीक है। सो मेरे पास बची कितनी, 10 यूनिट, है ना। मैं इसको थोड़ा और रिड्यूस कर दूं तो अच्छा रहेगा, मैं क्योंकि ताकि जो मैं एग्जांपल लेना चाहता हूं हो जाएगा। यहां पर मान लेते हैं आपका कि सिर्फ 40 यूनिट आपकी रिफ्लेक्ट होती है, तो बचती कितनी है, 60 यूनिट, यहां पर 10 यूनिट। अब मैंने बी सरफेस को क्या कहा, जो मेरे पास सतह बी है ना, ये तो बर्फ है मेरे पास, क्या है दोस्तों, आइस, और ये मेरे पास क्या है दोस्तों, दिस इज नॉर्मल सरफेस, ठीक है, ये लैंड मास है, ठीक है, ये भूभाग है,
ये भूभाग है। अब एक बात बताओ, यहां तो 60 यूनिट बची हीटिंग के लिए, ठीक है, और यहां पर सिर्फ कितनी यूनिट है, 10 यूनिट है, किसके लिए, हीटिंग के लिए। तो आप एक बात बताओ, तापमान किस में ज्यादा होगा मित्रों? अब तो समझ में आया या नहीं आया? इससे ज्यादा मैं आपको क्लियर नहीं कर सकता भाई, इससे बेहतर एग्जाम्पल मैं आपको नहीं दे सकता, समझ रहे हो? सो इसकी एल्बिडो क्या है, कम, क्योंकि ये सिर्फ 40 रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसकी एल्बिडो क्या है, ज्यादा, ये कितना रिफ्लेक्ट कर रहा है, 90 यूनिट रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो कोई पूछे तो एल्बिडो क्या होगी? सर एल्बिडो वो अमाउंट में सूर्य की इंसोलेशन होती है जिसको कोई भी सतह क्या कर देती है, एटमॉस्फेयर में रिफ्लेक्ट कर देती है, परावर्तित कर देती है। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? हिंदी में बोलेंगे सर परावर्तित कर देती है। तो वो अमाउंट जो सतह से टकराकर परावर्तित हो जाती है, उस अमाउंट को मैं क्या बोलता हूं दोस्तों? उस अमाउंट को मैं बोलता हूं एल्बिडो। क्या बोलता हूं मैं? एल्बिडो। इन दिस केस एल्बिडो ऑफ ए इज मच लेसर देन द एल्बिडो ऑफ बी। इसमें बर्फ की एल्बिडो क्या है, ज्यादा। अच्छा, अब मैं एक रिलेशन बना लूं अपने तरीके से। देखो मेरा काम क्या है ना, मैं चाहता हूं अपने खुद के फॉर्मूले होने चाहिए। अब बताओ मुझे, एल्बिडो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, आ गया किसके, टेम्परेचर के, यस और नो? यही तो निकालना है मुझे। या मैं ऐसा लिख दूं, टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल्बिडो, ठीक है। तापमान एल्बिडो का क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन, हाँ या ना? अगर एल्बिडो ज्यादा होगी तो तापमान कम होगा, और तापमान अगर ज्यादा है तो एल्बिडो क्या होगी दोस्तों, कम होगी। इज इट ओके टू यू? ठीक है। अब आजकल आप एक समस्या सुनते हो दोस्तों, ब्लैक कार्बन वाली। ब्लैक कार्बन में क्या होता है, ब्लैक कार्बन एक हमारे पास एक ऐसी चीज है, वैसे तो बर्फ की जो सतह है ना, आइस सरफेस, भाई बर्फ की जो सतह है, ठीक है, उस पे एल्बिडो ज्यादा होता है। लेकिन जब आइस सरफेस के ऊपर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जब इनके ऊपर ब्लैक कार्बन जमा हो जाता है ना, ब्लैक कार्बन मतलब बर्फ का रंग साफ सफेद नहीं रहता, ब्रिलियंट व्हाइट कलर नहीं होता, वो उसका हल्का हल्का कलर ब्लैक होने लग जाता है, तो क्या होगा, एल्बिडो कम हो जाएगी। ठीक है भाई, मैंने क्या बोला, एल्बिडो कम हो जाएगी। और एल्बिडो कम हो जाएगी तो बताओ आप मुझे, ठीक है, फिर आप ये बताओ मुझे टेम्परेचर क्या होगा, एल्बिडो कम, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और टेम्परेचर अगर बढ़ेगा बर्फ का तो ग्लेशियर क्या होने लगेंगे, हाई डिग्री से मेल्ट होने लगेंगे। तो ये भी एक बड़ा रीज़न है दोस्तों, ठीक है, आपके पॉल्यूशन का, कि पॉल्यूशन की वजह से जो पोलर आइस कैप है उसका एल्बिडो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मतलब वो कम मात्रा में बर्फ सनलाइट को परावर्तित कर पाता है, और उसकी वजह से तापमान लगातार बढ़ेगा, तो ग्लोबल वार्मिंग और भी क्या होगा, तेज होगा। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? अगर क्लियर है तो ओके की रिपोर्ट, और लाइक करो यार, वीडियो को शेयर करो फटाफट से। ओके, तो मेरे हिसाब से एल्बिडो क्लियर हो गया, मुझे अब इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया। एल्बिडो इज द पोर्शन ऑफ सोलर एनर्जी, सूर्य की वो ऊर्जा जो सतह से टकराकर वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, एल्बिडो। When the solar radiation passes through the atmosphere, a certain amount is scattered। देखो जब सूर्य की किरण आती है ना, तो मैंने बताया था कुछ स्कैटर्ड होती हैं, फैल जाती हैं, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है वापस, और कुछ क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब मतलब अवशोषित। सिर्फ अवशोषित होने पर ही आपका जो ये रेडिएशन है, ये क्या होती है, तापमान में कन्वर्ट होती है। द रिफ्लेक्टेड सम ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड द एल्बिडो ऑफ द अर्थ। जितनी टोटल मात्रा में किरणें धरती से टकराकर वापस सूर्य की ओर चली जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, एल्बिडो कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, एल्बिडो। एल्बिडो जो है, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एनर्जी बैलेंस। एनर्जी बैलेंस को मैं क्या कह सकता हूं, वी कैन से दैट हीट बजट। सो एल्बिडो का हीट बजट में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या होता है दोस्तों, रोल होता है। यहीं पे मैं आपको सवाल दे रहा हूं, आप मुझे बताओगे कि अर्थ की ओवरऑल एल्बिडो कितनी है। आपने देखा था ना हीट बजट मेरे साथ, आधों ने भी नहीं देखा, ठीक है। अब मैं देखूंगा आप क्या उसको कर पाओगे, आप मुझे पृथ्वी की एल्बिडो बता पाओगे क्या? आपको कलेक्टिव जाके एल्बिडो चेक करनी है। अब ये क्या कह रहा है, डिफरेंट सरफेस है, उनकी डिफरेंट वैल्यू होती है एल्बिडो की। अब ये क्या कह रहा है, एल्बिडो जो है स्नो की, द एल्बिडो इज हाइयर इन स्नो और आइस। आइस और स्नो में एल्बिडो ज्यादा होती है। एल्बिडो ज्यादा होगी तो क्या होगा, मतलब रिफ्लेक्टेंस ज्यादा होगा, और रिफ्लेक्टेंस ज्यादा होगा इसका मतलब आपका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। टेम्परेचर कम क्यों होगा बताओ? क्योंकि सर अगर वो ज्यादा अमाउंट में रिफ्लेक्ट कर देगी तो एटमॉस्फेयर की हीटिंग के लिए तापमान तो कम बचेगा ना, हमारे पास कम ऊर्जा बचेगी, तो ऐसे में हमारे पास क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा नहीं बढ़ेगा। क्लियर है सभी बच्चों को ये बात? ठीक है, क्लियर है बच्चों को ये बात सभी को? नहीं 47 गलत कह रहे हो आप, 47 नहीं,
47 ने दिल्ली संभाल रखी है, वो गाना ज़्यादा सुन लिया तुमने मेरे ख्याल में, है ना। तेरे भाई ने बॉलीवुड में आग लगा रखी है और 47 ने दिल्ली संभाल रखी है, ऐसा क्या ज़्यादा सुन लिया लगता है तुमने। ठीक है, एल्बिडो आपको बतानी है मुझे आराम से, मैं कोई वो नहीं कह रहा, आराम से टाइम लो, आराम से जाके लेक्चर देखो, वीडियो देखो और मुझे अर्थ की कलेक्टिव एल्बिडो के बारे में बताओ। ये हिंदी है, हिंदी में भी आप कहोगे सर एल्बिडो को देखो, एल्बिडो को एल्बिडो ही लिख रखा है इसने, ठीक है, एल्बिडो को एल्बिडो ही लिख रखा है। मेन चीज़ क्या है दोस्तों, मेन चीज़ ये एग्जाम्पल है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। अगर ये तुम्हारे दिमाग में घर कर गया ना ये वाला एग्जाम्पल, सो हो गया काम, ठीक है। और जब आप अपने नोट्स बनाओ तो उसमें भी ऐसे प्रकार से ऐड करना, इस टाइप से क्या करना उसमें ऐड करना, ठीक है। जो प्लस वाले बच्चे देख रहे हैं उनको लग रहा होगा कि मास्टर जी ने ऐसे तो नहीं पढ़ाया प्लस में, है ना, उनको ऐसा लगता है आजकल, पता है प्लस वाले बच्चे जो हैं वो थोड़े से नाराज़ हो जाते हैं मेरे से कि आप सर यहाँ बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, ठीक है। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा है, उनसे पूछ भी सकते हो आप। प्लस वाले बच्चे जो हैं, अभी उन्होंने मेरे साथ क्लाइमेटोलॉजी किया था, तो उनसे मेरा एक ही कहना है कि देखो क्या होता है ना कि हर बार चीज़ें एडवांस होती है, अपडेट होती है। अब नेक्स्ट बाई टाइम में पढ़ाऊंगा तो हो सकता है इससे भी कोई एडवांस और अच्छा मेथड मेरे दिमाग में आ जाए, आसान मेथड आ जाए, तो मैं आपको चीज़ों को समझाने में सक्षम हो पाऊँ, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो एल्बिडो हो गया हमारे पास ख़त्म। अगली बात आती है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होती है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। किसी भी चीज़ का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, ठीक है, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है उसी को हम क्या कहते हैं, एल्बिडो कहते हैं, है ना। जनरली मैं जो ऑफलाइन क्लास में होता था, मैं एग्जांपल पता है कैसे देता था, मैं एक लड़के को कहता था भाई बता मुझे तेरा तापमान 1 डिग्री बढ़ाना है। बच्चे कहते थे सर मेरे समझ में नहीं आया। मैं कहता उड़ जाता। मैं कहा बेटा 1 डिग्री तापमान मुझे तेरा बढ़ाना है। बेटे तो नहीं होते थे, मैं ऐसे ही बोल देता था, मेरे से बड़ी बड़ी उम्र के होते थे। तो मैं कहता था बता भाई तेरा 1 डिग्री तापमान मुझे बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है मुझे, 1 डिग्री तापमान मुझे बढ़ाना है तेरा। मान ले तेरा तापमान है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, मुझे बढ़ा के तेरा 38 करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो वो कहता सर जी थप्पड़ मारना पड़ेगा। मैं थप्पड़ क्यों मारूंगा भाई, मैं तेरे को थप्पड़ क्यों मारूंगा भाई, मैं क्या करूंगा तेरे को हीट सप्लाई करूंगा। अब हीट किसी भी फॉर्म में हो सकती है, थप्पड़ की फॉर्म में भी हो सकती है भाई। किसी चीज़ का तापमान आपको 1 डिग्री बढ़ाना है। कोई चीज़ आपके पास है जिसका तापमान है 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड आप इस 20 डिग्री को बढ़ाकर 21 डिग्री सेल्सियस करना चाहते हो। सिंपल है, आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू ऐड प्लस डेल्टा। प्लस डेल्टा मतलब अमाउंट ऑफ हीट। आपको हीट एनर्जी उसमें क्या करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी। आपको उसमें उष्मा एनर्जी ऐड करनी पड़ेगी। बस इसी हीट एनर्जी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, दिस इज नोन एज स्पेसिफिक हीट। इसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज नोन एज द स्पेसिफिक हीट। किसी भी वस्तु का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं हम दोस्तों, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है, आप सोचो मेरे पास कोई भी चीज़ है, 3 ही फॉर्म में हो सकती है ना, 3 ही फॉर्म में हो सकती है। पहला किस में हो सकती है, कोई भी चीज़ सॉलिड, आसान बताऊंगा बिल्कुल। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है मेरे पास, लिक्विड, और तीसरी चीज़ क्या हो सकती है मेरे पास, गैस। 3 चीज़ है। सॉलिड में क्या होता है आप बताओ मुझे। सॉलिड में ना सर जी, सॉलिड में कुछ ऐसा होता है। लिक्विड में कैसा होता है सर, लिक्विड में कुछ ऐसा होता है। और गैस में भी कुछ ऐसा होता है सर जी। फर्क होता है किसमें, इनके एटम्स में। क्या सर, सॉलिड के अंदर में एटम एकदम क्लोजली पैक होते हैं। बड़ा प्यार है भाई साहब इनमें, ठीक है, जीने मरने की कसमें साथ खाते हैं ये लोग, समझ रहे हो, बहुत प्यार है, एक दूसरे से एकदम सटे हुए हैं। देख रहे हो आप किस प्रकार, जगह भी नहीं है इनके बीच में, है ना। दूसरी ओर लिक्विड है, यहां थोड़ा मामला गड़बड़ चल रहा है, ठीक है, थोड़ी सी तन्हाई है। तन्हाइयां, ये मुझे लगता है हिमेश रेशमिया के फैन रहे हैं। और ये तो यहाँ तन्हाइयां नहीं, यहाँ बेवफाइयां हैं, ठीक है, इनको कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हो, अपने मस्त हैं लोग। अब समझना मैं क्या कहता हूँ, ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ पर सपोज करो मैंने कोई आग जला दी, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या जला दी, आग जला दी, ठीक है, आग जला दी मैंने। अब आग जलाऊंगा तो क्या होगा, ये जो एटम्स है इनको क्या मिलेगी, एनर्जी, क्योंकि मैं आग जला रहा हूं और ये आग के क्या आएंगे, संपर्क में। तो कौन से माध्यम से एनर्जी मिलेगी इनको, कंडक्शन से। किससे मिलेगी, कंडक्शन। क्या होता है कंडक्शन, संचालन। जब तक आपने टॉपिक की तह तक नहीं गए, एक एक चीज के बारे में क्लियरिटी नहीं है आपको, आप क्लाइमेटोलॉजी तो नहीं पढ़ सकते भाई। मैंने हीट दी, हीट इनमें कंडक्शन के माध्यम से इनमें चली जाएगी।
अच्छा, जैसे हीट एनर्जी मिलती है क्या होता है, ये हीट एनर्जी ऐसी है जैसे आप अपने आप को बचपन में सोचो, आप बचपन में खेल रहे थे और तुम्हें 100 रुपए गिरे हुए मिल गए कहीं पे, 100 रुपए कहीं पड़े थे और आपको मिल गए। अब क्या होता है, अब हम 7वें आसमान पे 100 रुपए में अगले 100 दिन का प्लान बना दिया हमने कि 100 दिन कौन सी टॉफी खानी है। मैंने 1 रुपए की लूंगा संतरा वाली, 2 रुपए की लूंगा अंगूर वाली, कुछ ऐसे बना लेते थे ना। अच्छा, हमारे पास कुछ हमारे फ्रेंड भी होते थे कि बेटा, मतलब ऐसे फ्रेंड होते थे कि मैं कल जाऊंगा 3 रुपए की टॉफी लेके आऊंगा, 100 का मिला है मुझे, 3 की टॉफी लेके आऊंगा और तू मेरे साथ चल लियो, तेरे को ले चलूंगा, तू मेरा दोस्त है। लेकिन जब वो दुकान पे जाता है, सबको पता है इसके पास 100 का नोट है और जो गिरा हुआ था मिला है इसको, वो लेके गया एक दोस्त को क्योंकि उसका खास है, लेकिन पीछे पीछे 10 और भी आ जाते हैं। आते हैं कि नहीं आते, उनको पता है ठीक है कि हो सकता है कुछ गिर गया तो हमें मिल जाएगा। समझ रहे हो बात को, क्या नहीं है, कहीं तो छीन भी लेंगे, क्यों कहेंगे, क्यों तेरे को भी मिला ही तो है। यहाँ ऐसा ही है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर वो 100 रुपए की जो मिलने वाली बात है वो बहुत तेजी से फैलती है, सटाक से फैल गई है ना। जैसे इसको पता चला, इनको पता चल गया, अब इनको पता चला तो इनको पता चल गया, ठीक है, और इनको पता चला तो तुरंत इनको पता चल गया। कहने का मतलब क्या है, यहाँ एनर्जी का ट्रांसफर बहुत तेजी के साथ होता है। क्यों भाई, क्योंकि सारे आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। आप किसी को भी एनर्जी दोगे तो एनर्जी पाके क्या होता है, किसी भी चीज का जो एटम है ना वो अपनी जगह पे क्या करने लगता है, वाइब्रेट करने लगता है। ठीक है, मैं किसी भी चीज को एनर्जी दूंगा ना, आप किसी भी चीज को गर्म करो, एनर्जी दो, तो क्या होगा, वाइब्रेशन होगा वहां पे। ठीक है, वो चीज, वो एटम क्या करेगा, वाइब्रेट। अब सॉलिड चीज में वाइब्रेशन, आपने यहां हीट एनर्जी दी तो यहां अगर लोहे की रोड को मैं इधर से गर्म करूंगा तुरंत इधर भी गर्म हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आपस में क्लोजली पैक है भाई। 100 रुपए मिले इधर हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, सबको पता चल जाएगा इसको 100 का नोट मिला है, सारे के सारे दुकान पे पहुंचेंगे उसके साथ कि 1 रुपए की टॉफी मैं भी लूंगा। कोई कहेगा मैं गुरु चेला लूंगा, कोई कहेगा आम पाचक, कोई कहेगा मैं रोचक लूंगा। ऐसा होता था कि नहीं होता था? वही बात है, यहां पर बात तेजी से फैलेगी। ठीक है, लेकिन जब लिक्विड की बात करते हैं, चलो ठीक है, इसको हमने 100 रुपए दे भी दिए, ज्यादा इसको पता चल जाएगा या इसको बहुत देर बाद पता चलेगा, वो भी है ना। क्यों, क्योंकि जैसे इसको आप एनर्जी दोगे अपनी जगह पे क्या करेगा, नाचने लगेगा। जैसे ये नाचेगा इसको पता चलेगा, ठीक है, अब फिर ये इसको पता चलेगा, फिर धीरे से इसको, मतलब पता तो यहां पे भी चल जाएगा, लेकिन यहां पर समय भी ज्यादा लगेगा और ऊर्जा भी क्या लगेगी, ज्यादा, क्योंकि ये आपस में दूर दूर है। यहां पर टाइम भी क्या लगेगा दोस्तों, कम लगेगा, और यहां पर जो एनर्जी है वो भी क्या लगेगी, कम लगेगी। यहां पर समय जो है, टाइम जो है वो भी ज्यादा लगेगा और एनर्जी जो है वो भी ज्यादा लगेगी। और यहां तुम इसको 100 रुपए दे दो इस राज को, इसको कोई मतलब ही नहीं है। एक यहां है, दूसरा पता नहीं कहां है, तो किसको कभी पता ही नहीं चलने का दूसरा, है ना। इसका मतलब इसमें समय भी बहुत ज्यादा लगेगा, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, इसमें अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा। ठीक है, और ऊर्जा भी भैया इसमें बहुत ज्यादा चाहिए। ठीक है, ऊर्जा भी क्या है, बहुत ज्यादा चाहिए। इसीलिए गैस जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, दे आर द पुअर कंडक्टर, कहते हैं ना, पुअर कंडक्टर है। ठीक है, तो उसके लिए हम छोड़ देते हैं उसको। इसीलिए मैंने बताया, जब पृथ्वी पर सूर्य की किरणें ऊपर से आती है, बीच में हवा तो होती है ना, हवा एब्जॉर्ब तो करती है, कुछ तो एब्जॉर्ब करती है, लेकिन उससे तापमान नहीं बढ़ता, बिकॉज एयर इज द पुअर कंडक्टर। हवा क्या है, पुअर कंडक्टर है। ठीक है, रंजीत यादव, सफलता आपको जरूर मिलेगी। ठीक है, चिंता मत करो, लगे रहो बस। लिक्विड जो है, लिक्विड में क्या हिसाब किताब है समझो। लिक्विड लेट से गर्म होता है, तो लेट से क्या होगा, ठंडा होगा। इसी प्रकार से सॉलिड जल्दी से गर्म होगा, जल्दी से ठंडा। याद रहेगा, सॉलिड क्या होगा, जल्दी से गर्म और जल्दी से क्या, ठंडा। क्यों भाई, बताओ क्यों? क्योंकि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए वो कम चाहिए इसके लिए, है ना। और इसी अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट एनर्जी। किसी भी वस्तु का, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, अगर मुझे 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाना है ना, मान लो इसका टेम्परेचर है T, तो मुझे T+1 डिग्री सेल्सियस करना है। यहां पर भी है तो मुझे T+1 डिग्री सेंटीग्रेड करना है। यहां पर भी मुझे T है तो +1 डिग्री सेंटीग्रेड करना है। तो मुझे 1 डिग्री तापमान अगर बढ़ाना है, मुझे 1 डिग्री तापमान अगर इंक्रीज करना है दोस्तों, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको सिस्टम को प्लस डेल्टा, डेल्टा मतलब हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। और इसी अमाउंट को हम बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 ग्राम ऑफ अ मटीरियल बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। किसी वस्तु का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को विशिष्ट उष्माधारिता कहते हैं। एंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 5 टाइम्स हाइयर एज द लैंड। और जो समुद्र होता है ना, समुद्र में पानी है,
पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 5 गुना ज़्यादा होती है किससे? सतह से। तो अब सोचो, जितनी जल्दी सतह गर्म होती है क्या उतनी जल्दी ओशन गर्म होगा? नहीं। अगर सतह को गर्म करने के लिए अगर मान लो आपको x अमाउंट ऑफ हीट दी चाहिए, अगर लैंड सरफेस को गर्म करने के लिए आपने डेल्टा की जो वैल्यू रखी है प्लस डेल्टा वो x रखा है, तो आपको भाई साहब वाटर को यानी कि ओशन को गर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लस डेल्टा की वैल्यू 5x रखनी पड़ेगी। इसीलिए समुद्र ना तो बहुत जल्दी गर्म होते हैं और ना ही बहुत जल्दी ठंडे होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी विशिष्ट उष्माधारिता अधिक होती है। तो आप सोच लो, ऐसे में ऐसा कोई भी जगह, ऐसा कोई भी प्लेस जो समुद्र के आसपास होगा, उस इलाके का तापमान ना तो जल्दी से घटेगा और ना ही जल्दी से बढ़ेगा। तापमान पे प्रभाव पड़ा ना, तो इफ स्पेसिफिक हीट का भी पड़ता है प्रभाव? हाँ पड़ता है सर। ऐसे ही हमने उसका देखा एल्बिडो का प्रभाव पड़ता है? हाँ सर। एल्बिडो ज़्यादा है तो तापमान क्या होगा दोस्तों? कम रहेगा। एल्बिडो कम है तो तापमान बढ़ जाएगा। स्पेसिफिक हीट जो है, अगर स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है तो टेम्परेचर ना तो जल्दी से बढ़ेगा और ना ही टेम्परेचर जल्दी से घटेगा। लेकिन अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है तो तापमान झटाक से बढ़ेगा और झटाक से क्या होगा? खत्म होगा। ठीक है, कम हो जाएगा। समझ में आई ये बात? ठीक है। जल की विशिष्ट उष्मा जो है क्षमता वो भूमि की सतह से तुलना में 5 गुना अधिक होती है। क्लियर है ये बात? अगली बात होगी थर्मल कंडक्टिविटी पे, लेकिन ये बात होगी दोस्तों कल। समय खत्म हो चुका है और मेरा अभी यार अनअकैडमी की ऐप पे सेशन है, फ्री सेशन है। मैं लिंक शेयर करूंगा टेलीग्राम पे। एक टेस्ट है आपका जिसमें मैं करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगा। बस आपको उपस्थित होना है और फटाफट आंसर के जवाब देना है, बस दैट्स इट। उसके बाद 11:15 बजे फिर से अपनी प्लस के ऊपर जो ज्योग्राफी का हमारा इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स चल रहा है उसकी क्लास है। ठीक है, तो प्लस वाले बच्चे वहाँ जुड़ेंगे मेरे साथ। बाकी आप लोग जो है आराम से अपनी पढ़ाई करो, सुरजीत सर के साथ आप बने रहो। ठीक है, चलिए दोस्तों, सो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखूंगा मैं। बाकी मैंने आपको बताया गाइज, मैं सभी बच्चों से कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ। ठीक है, सभी बच्चों से मेरी बातचीत चल रही है। जो बच्चे हैं जो EMI से सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, चाहे वो प्लस सब्सक्रिप्शन हो चाहे वो आइकॉनिक हो। प्लस में फायदे क्या है बताया मैंने, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर, लाइव क्लास, स्ट्रक्चर्ड कोर्स और PDF, टेस्ट और क्विज डेली मिलती है, पता आपको। और इसमें पर्सनल कोच और क्वेश्चन आंसर मेंस और प्री की प्रैक्टिस दोनों में आपको कोड क्या यूज करना है दोस्तों? मेरा कोड रहेगा सुमित10। सो यू ऑलवेज हैव टू यूज द कोड सुमित10। आपको पता है सुमित10 कोड आपको यूज करना है गाइस। ऑप्शनल में भी आप सुमित10 कोड यूज कर सकते हो। और अगर मैं बात करूं आपका कॉम्बो में, तो यहां पर भी GS प्लस ऑप्शनल दोनों में आप मेरा कोड कर सकते हो। लेकिन EMI वाला जो मंथली EMI है वो सिर्फ उनके लिए है जो EMI से करना चाहते हैं। जो एक बार में पे कर सकते हैं वो इसके चक्कर में मत पड़ना। ठीक है, वो अपना ले ला के नक्की करो यार फटाफट से, है ना। तो आप अलग कैटेगरी में हो तो आप मत करना, जो लेना चाहते हैं वो अलग से, ठीक है, वो आप ले सकते हो। उसमें कोड लगा लेना सुमित10। जिसको EMI वाला इशू आ रहा है ना, तो बस उसको मेरे को सब्जेक्ट में मेरे को मेल करो, तो सब्जेक्ट में लिखना EMI मंथली EMI। जिसको नॉर्मल लेना है वो सब्जेक्ट में मेल जब करो तो सिर्फ सब्सक्रिप्शन लिखना। आपको पता है मेरी मेल ID sumitrathi3@gmail.com, sumitrathi3@gmail.com पे मुझे मेल कर सकते हो। मेरा कोड है सुमित10 दोस्तों, जो आपको यूज करना है वाइल गेटिंग एन अकेडमी सब्सक्रिप्शन। एंड दिस इज माई मेल टेलीग्राम ID t.me/sumitrathi_upsc। गाइज जाइए फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए एन अकेडमी को एंड लेट्स क्रैक इट। आपका उम्मीद करता हूँ आज का आपको पसंद आया होगा लेक्चर, तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइस।